हमारे जो भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास कुछ ऐसा पेपर नहीं है, वो राशन पाते होंगे। तो हमारे साथ एक हमारे साथी भी थे, तो हमको लगा कि उसको कुछ 10 रुपया देना चाहिए भाई, इसकी मदद करनी चाहिए। तुरंत 10 रुपये का नोट हम लोगों ने निकाला, उनकी तरफ बढ़ाया, तो वो तुरंत बोलता है, आई एम ए नॉट बेगर, आई एम ए बुक सेलर। नाम का तो कोई है ही नहीं। तो लास्ट हमारे वॉलंटियर, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं लास्ट लेके और देखते हैं कि भाई अब उनका बेटा भी आ गया। हम लोग कहे भाई अब इसको गाड़ी से उतरवाया जाए। बेटे ने अपने बाप को हाथ नहीं लगाया। हम कह रहे यार कुछ 100-200 रुपये का कपूर, अगरबत्ती, कुछ वो लोबान, कुछ और ये सब ले आओ, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कर लो। फिर विश्वजीत त्रिपाठी जी पार्षद हैं बेतिहाता, फिर उनसे हम लोगों ने अपील की कि भैया इनके लिए लकड़ी व्यवस्था कराइए। उन्होंने लकड़ी बहुत व्यवस्था की। मतलब जितनी लाशें, 300 से ज़्यादा लाशों को हमने जलाया है। कि इसी अभियान में राप्ती नगर में एक जज साहब के हम लोग पहुँच गए। एक जज साहब के हम लोग गए, और जज साहब के यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वो मतलब समझिए वो एडीजे हैं और खाने बिना मर रहे थे। पड़ोसियों का दरवाज़ा नहीं खटखटाया उन्होंने। अब कारण क्या था मुझे नहीं पता है। हम लोग पहुँचे तो मतलब उनकी पत्नी एकदम भरभरा गई। जज साहब एकदम कोविड के एकदम चरम काल में, उनको कोविड था। हम लोग उनके घर गए, हमारे साथ हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ बैठना नहीं है, वो चाय नहीं पीना, लेकिन हम लोग उनके घर में चाय पी। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके घर में सारे लोग कोविड पेशेंट थे, उनके घरों में हम लोग गए, उनका चूल्हा जला के चाय बनाया उनके घरों में हम लोगों ने, अपने भी पिए, उन लोगों को भी पिलाए। रोज़ ये काम कर रहे थे। और आपका वो सवाल था कि लोग डर रहे थे और बहुत सारा सिस्टम था, नहीं कुछ नहीं था। तो इसीलिए तो आज़ाद हैं भाई अगर वो डर गए होते हम, तो बहुत सारे लोग मर जाते। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे संसार को चलाने वाला कोई तो है। और जब तक आप अपने काम से जा रहे हैं, अपने काम से चल रहे हैं, तब तक ये समस्या है। जिसने पृथ्वी को बनाया है, इस संसार को चला रहा है, बस उसके काम से जिस दिन चलना शुरू कर देंगे सारी समस्याएं खत्म। तो हम तो पूरा कोविड काल तो उसी के काम से चल रहे थे। उसके लोग ही तो भूखे थे। हमारे मौसा, हमारे नाना, हमारे मामा तो कहीं भूखे थे नहीं, वो तो सब परमात्मा के लोग भूखे थे। तो वो अपना काम करा रहा था, तो कैसे कुछ होता हमको। किसी को छींक तक नहीं आई पूरे वॉलंटियर में हमारे, किसी को मतलब एक छींक नहीं आई। वैक्सीन वगैरह तो हम लोग को बहुत बाद में लगी। और एक सवाल है, एक व्यक्ति, शायद मैं जब सर्च कर रहा था गूगल पे तो पेपर के माध्यम से देखा, एक राजू नाम का शायद कोई व्यक्ति था जिसको आपने भर्ती कराया था। पहले तो उसको आपने माजा ले जाके पिलाया, फिर जो उसकी दूसरी मांग थी कि मैं चिकन खाऊंगा, है ये क्या प्रकरण था? उस समय सब्जी किसी तरह से मिल पा रही थी और जो उसकी मांग थी मैं चिकन खाऊंगा। निश्चित रूप से उस समय मुर्गे पर बड़ा प्रतिबंध था और पूरे शहर में कहीं मुर्गा मिल नहीं रहा था। और वो जो हम लोग गए जिला अस्पताल में, वो इमरजेंसी में भर्ती था वो लड़का, और मतलब एकदम कुल मिला जुला के 12-13-15 किलो का रहा होगा। मतलब एकदम आपने जो वीडियो फोटो देखी होगी एकदम निरी, वो कोविड काल की वीडियो थी जो आपने देखा। तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की, तो हमने वो कहा कि हमको माज़ा पीना है, तो माज़ा तो मिल गया, माज़ा तो हमने पिला दिया। कहते हमको मुर्गा भी खाना। हम कह रहे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, मुर्गा क्यों खाना है? तो हमको ताकत आ जाएगी। तो हमको लगा कि ये तो अगर मुर्गा नहीं खा पाएगा तो बेचारा मर जाएगा। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई मुर्गा मिलेगा कहाँ? तो कहे शहर में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा पता करो मुर्गा पाला कौन है। फिर हमारे एक साथी हैं, नरेंद्र राय जी हैं, हमने उनकी ड्यूटी लगाई कि यार तो पूरे शहर के बाहर खोजो, गांव में मुर्गा मिलेगा कहाँ, मुर्गा ले आओ। फिर हम लोगों ने मुर्गा खोजा भाई, गांव में मुर्गा मिला। फिर मुर्गा काटेगा कौन? फिर पता करो भाई मुर्गा काटता कौन है। फिर हम लोगों ने उसको पकड़ा, मुर्गा कटवाया, मुर्गा बनवाया और उसको मुर्गा खिलाया। और मुझे लग रहा था कि भाई वो जिस आदमी को मतलब पानी पीने का, मतलब वो पानी भी नहीं पी पा रहा था, इतना उसके अंदर ताकत नहीं थी। वो आदमी अगर कुछ कह रहा है तो वो तो भगवान कह रहा है, वो जो कह रहा है कर दो। मुर्गा खाना था उसको खिला दो, वो तो भगवान का आदमी। 1 महीने बाद वो कुपोषण के कारण मर गया, वो एक अलग मामला है। फिर उसके दाह संस्कार में भी हम लोग गए, उसका दाह संस्कार भी किए, उसको भी कोई छूने वाला नहीं था वो। लेकिन हमको लग रहा था कि भाई इसको ज़रूरत है, उसने कहा है कि आज हमको मुर्गा खाना है तो खिला दो भाई। खिलाया हम लोगों ने, भले वो अवैध तरीके से खिलाया, वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन खिलाया। एक प्रकरण जो हिलाकर रख देती है, जब मैं पढ़ रहा था, एक लड़की जिसके पिताजी शायद डेथ हो जाती है और लगभग वो लाश 24 घंटे तक या हाँ किसी ने छुआ नहीं, सब डरते थे उस समय। एक ऐसी महामारी थी। हमने देखा कि प्रशासन ने भी बड़ा सहयोग किया, कई बार पुलिस वालों ने भी कंधा दिया है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जहाँ गांव के लोग कंधा नहीं दे रहे थे वहाँ प्रशासन ने भी जाकर कंधा दिया। आपके पास उसी जो आपने एक चला था कि चलो कुंडी खटकाए, उसी के माध्यम से आपके पास फ़ोन जाता है, आपकी टीम वहाँ पहुँचती है
और फिर आप दाह संस्कार के लिए लोगों को बुलाते हैं, कोई नहीं मिलता है, आप कंधा देते हुए आपका वीडियो मैंने देखा उस पेपर और कटिंग में। ये पूरा वाक्य बताइए, जो पूरे इस स्टोरी में जो इंटरव्यू हो रहा है, सबसे जो मतलब हृदय विदारक कहिए या जो थोड़ा सा मतलब कि झकझोर देने वाली घटना, जरा इसको देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में ऐसे लगभग हमको लगता है कि 300 से ज़्यादा लाशें हमने जलाई थी पूरे कोविड में। बहुत सारे घरों में इस घटना पे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक घटना पर और चर्चा कर लेते हैं जो और ज़्यादा हमको परेशान की। एक आदमी की देहांत हो जाता है और हमको कुंडी खटकाओ अभियान में ही मोहल्ले से पता चलता है कि इस घर में जो है 4 दिन से दरवाज़ा बंद है, ज़रा दिखवाइए। तो हम लोग गए, दरवाज़ा बजाय नहीं खुला, दरवाज़ा तोड़ के हम लोगों ने प्रयास किया। दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जो है एक बाबा अपना अंतिम समय ले चुके थे। फिर हम लोगों ने उनके कागज़ों को तलाशा, फिर उनके बेटे को फ़ोन किया, बेटा इंजीनियर दिल्ली में था वो, उसको हम लोगों ने फ़ोन किया, भाई आ जाओ। मना कर दिया उसने। हम कह अरे बाप मर गया तुम्हारा, फिर भी मना कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत अपने दूसरे तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया, बहुत उसको डांटा वाटा, बहुत उल्टा सीधा बोला उसको। फिर वो कुछ मतलब अपने पिताजी के लिए नहीं, लेकिन बस डर के मारे वो गोरखपुर आ गया। गोरखपुर आने में उसको 18 घंटे लग गए। रास्ते में बहुत सारे वो कोविड के प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ बंद थी, लेकिन वो लगातार हम उनसे बात कराता रहा और हम गोरखपुर के कुछ अधिकारियों की मदद से उसको हर जगह से पास कराते रहे। अब वो गोरखपुर आ तो गया, राजघाट पे वो आया और हम लोग लाश लेके पहुँचे। जब वो बस्ती क्रॉस कर लिया था तो हमको बातचीत में लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बताया बस्ती क्रॉस कर लिया है, तो हम लोग लाश उठा लिए, घर से उठाया और राजघाट पहुँचे। कोई आदमी नहीं, कोई रिश्तेदार नाम का तो कोई है ही नहीं, तो लाश हमारे वॉलंटियर। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं लाश लेके और देखते हैं कि भाई अब उनका बेटा भी आ गया। हम लोग कहे भाई अब इसको गाड़ी से उतरवाया जाए। बेटे ने अपने बाप को हाथ नहीं लगाया। हम कह रहे यार कुछ 100-200 रुपये का कपूर, अगरबत्ती, कुछ वो लोबान, कुछ और ये सब ले आओ, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कर लो। फिर विश्वजीत त्रिपाठी जी पार्षद हैं बेतियाता, फिर उनसे हम लोगों ने अपील की कि भैया इनके लिए लकड़ी व्यवस्था कराइए। उन्होंने लकड़ी की बहुत व्यवस्था की। मतलब जितनी लाशें, 300 से ज़्यादा लाशों को हमने जलाया है। और लकड़ी खरीदने के लिए इतना महंगाई थी और लकड़ियों की का अभाव था, प्रशासन खुद ही लकड़ी व्यवस्था नहीं कर पाता था, लेकिन सारी व्यवस्था उन्होंने की। उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि उन्होंने 300 लोगों को जलाने में लकड़ी की व्यवस्था कराई। उसमें भी उन्होंने लकड़ी की व्यवस्था कराई थी विश्वजीत त्रिपाठी जी ने। और सबसे बड़ा सवाल देखिए कितना चिंताजनक विषय है कि जब लकड़ी हम लोगों ने सजा ली तो हम लोग उसको कहे कि अगरबत्ती मंगाए कि यार एक बार अगरबत्ती दिखा लो। अपने बाप को अगरबत्ती भी दिखाया और लाश को उस पर रखवाया तक नहीं, दूर खड़ा तक। उनका ये तो मतलब इंसानियत का जो सबसे गिरता हुआ मापदंड हमने वहाँ देखा कि एक आदमी जिसको उसके बाप ने बनाया है, जिसको पैदा किया है, वो आदमी अपने बाप को छूने तक नहीं आया। और उस दाह संस्कार किया गया, हम लोग बहुत दाह संस्कार किया। और वो फिर वहीं से गाड़ी में बैठा और वापस हो गया दिल्ली। कोई संवेदना नहीं उसको अपने पिता के प्रति, मतलब वो घर भी नहीं गया। हम कहे अब समझ लीजिए कि ये हालात रहे। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं रहीं, लेकिन अभी आपने एक घटना की चर्चा की कि एक बेटी अपने घर में अपने बाप को लेके पड़ी थी। राप्ती नगर पादरी बाजार का मामला था वो। हमको कहीं से खबर आया कि एक लाश पड़ी है और कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग पहुँचे तो उसकी बेटी, एक विधवा बिटिया जो है, अपने 2 बच्चों के साथ अपने बाप की रखवाली कर रही थी। बाप मरा हुआ, लाश पड़ा हुआ है। और मोहल्ले के लोग अपने घरों में से, जैसे गांव में कोई पिपीरी वाला आ जाता है बांसुरी बजाते हुए, तो उसको गांव में लोग छत ऊपर से देखते रहते हैं, जोकर वाला। तो हम लोग वहाँ जोकरे वाला फीलिंग ले रहे थे। मोहल्ले के लोग जोकरे की तरह हम लोग को देख रहे थे कि अभी कौन आ गया। हम लोग गए, फिर वहाँ से तुरंत हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था की। गाड़ी की व्यवस्था करके उसको लादा। और बेटी के पास मतलब जो एक तो विधवा बिटिया, पिता भी एकदम सब्जी बेचने वाला आदमी, कोई व्यवस्था नहीं, खाने को मोहताज थे सब। तो वहाँ जाके भी क्या करती, तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया कि भाई तुम क्या करोगी जाके। वहाँ ले गए हम लोग, उसका दाह संस्कार किए। फिर उसके बाद दाह संस्कार बाद हम लोग घर आए। फिर हम लोग उससे मिले कि भाई देखो तुम तो, और लोग तो भाई नालायक हैं, तुम बिटिया हो इनकी, फिर इनका ब्रह्मभोज वगैरह कैसे होगा। फिर कोविड काल में उसका ब्रह्मभोज हुआ। उसी कोविड काल में हम लोगों ने ब्रह्मभोज किया। ब्रह्मभोज में खाने वाले आदमी 5, एक उसकी बिटिया और हमारे वॉलंटियर और कोई नहीं। सब राशन वासन हमने दिया। हम कहे भाई इतना दिन खत्म हो गया, तुमने पिता के नाम पे ब्रह्मभोज कर लो। तो मतलब अब वो क्या ब्रह्मभोज था, मतलब एक पूजा पाठ जैसा अपने ही हम लोगों ने जो कुछ कर लिया, अपना कुछ भगवान को प्रार्थना कर लिया, उनके अंतिम उनकी गति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, बस। मतलब इतना, मतलब इतना समाज निकृष्ट है कि मतलब लोग इतना, सबके घर में वो कहानी थी, लेकिन हर आदमी से घिरा कर रहा था, जबकि ज़रूरत थी हर आदमी को व्यक्ति की, लेकिन लोगों ने नहीं किया। ये बहुत ही दर्दनाक विषय रहा। नहीं, हमने
देखा कि विदेशों में जब देखेंगे तो समाज सेवा के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाता है, लेकिन हमारा भारत इतना खूबसूरत है कि अगर फर्स्ट लहर देखें या दूसरी लहर देखें, समाज ने ही बीड़ा उठा लिया था। आपने देखा होगा आपके एनजीओ के माध्यम से और भी एनजीओ के माध्यम से, जो एनजीओ नहीं है बड़े बड़े नेताओं ने भी बीड़ा उठाया, और उनके कहने से कि जो आपके अगल बगल है लोगों ने खिचड़ी बनाना, सोयाबीन, या फिर मैं जहाँ जिस मोहल्ले में रहता हूँ पूरे मोहल्ले के लोगों ने दूध का पैकेट खरीदा, कुछ राशन खरीदे, प्रशासन को बुलाया और उनको दिया। उस समय 112 मतलब कि मदद की भी एक, जैसे 112 हम अक्सर बुलाते हैं कोई क्राइम हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उस समय 112 का उपयोग हम मदद में भी कर रहे थे, वो भी एक तरह का मदद है। लेकिन कोविड के दौर में किसी को कोई परेशानी है, हमने देखा कि प्रशासन के पुलिस वालों ने, एक छोटी सी बच्ची ने बोला तो केक काटने तक गए। हमने समाज को देखा है, समाज जुड़ता है, लेकिन उसी समाज में 1-1.5% लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। आज़ाद जी आते हैं, थोड़ी सी मैं आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेता हूँ। आप बड़ा अच्छा स्पीच देते हैं, बोलते भी हैं, अभी कुछ किताबों के बारे में भी जानेंगे जरा। बड़ा कठिन सवाल है। ये पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? अब पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं है, इसलिए कुछ कहना इसमें बड़ा उचित नहीं है। 8 के बाद से स्कूल नहीं गया हूँ, सीधे सब डिग्री ले लिया है, तो इसलिए वो बहुत उचित नहीं है। बस ये पढ़ते जितना, मतलब आपके बोलने का तरीका, जो आप आंकड़े रखते हैं, जिस फ्लो में बोलते हैं, अभी तक अगर मैं आपको ना रोका रहता तो आपका जो फ्लो है एक तरह से, मतलब कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं और किसे फॉलो करते हैं? देखिए, ये जो आखिरी सवाल था पहले उसको मैं ले आता हूँ कि मतलब फॉलो करना, मतलब कि रोल मॉडल टाइप का जो कुछ भी है, तो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होंगे, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल की फ़ोटो लगी होंगी, लेकिन मैं घटनाक्रम से जोड़ना चाहूँगा। एक दफ़ा दिल्ली गए हम लोग, और चांदनी चौक पे, नहीं सॉरी, राजी चौक पे हम लोग खड़े थे, और नया नया मैं दिल्ली गया हुआ था, हमारी बहन की शादी हुई, उसके पहले मैं दिल्ली कभी गया नहीं था, मैं पहली बार दिल्ली गया था। तो कुछ अपनी बहन से छुप के भी, कुछ अपने हमारे जीजा जी से कुछ छुप के, मैं दिल्ली बहुत घूम रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हमको, वो लोग जान ना पाए मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं तो वो लोग भी लगेगा कि अच्छा नई नई शादी हुई थी, तो उनके घर वाले ने समझ लिया कि वो पगलेटा है। तो वो भी बचाना था। तो बहुत मैं धीरे धीरे उधर घूम रहा था, मैं बहुत छुप छपा के। जब वो ड्यूटी चले जाते थे जीजा, तो मैं अपना दिल्ली जी देखना जाता। तो पहले मैंने देखा एक बार कि एक आदमी है जो कुछ, वो आ रहा है बैसाखी से, उसके पास दोनों पैर नहीं है, और वो बैसाखी से आ रहा है। तो हमारे साथ एक हमारे साथी भी थे, तो हमको लगा कि उसको कुछ 10 रुपया देना चाहिए, भाई इसकी मदद करनी चाहिए। तुरंत 10 रुपये का नोट हम लोगों ने निकाला, उनकी तरफ बढ़ाया, तो वो तुरंत बोलता है, आई एम ए नॉट बेगर, आई एम ए बुक सेलर। और वहाँ किनारे कुल 4 से 5 किताबें रखी थी और एक चटाई बिछी हुई थी, उसी पे उसको बैठना था, वो आके बैठ गया। हम तो दंग रह गए कि भाई ये है रोल मॉडल, जिसके पास दोनों पैर नहीं है, वो कह रहा है आई एम ए नॉट बेगर, आई एम ए बुक सेलर। मतलब वो अपने को बता रहा कि मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। उस देश में, जिस देश में 25 बीघे ज़मीन वाले लोग मोदी जी का दिया हुआ फ्री राशन लेने के लिए कोटेदार के यहाँ पहुँच जा रहे हैं, उस देश में जिनके पास गोरखपुर में 50 लाख का मकान है और गांव में वो राशन ले रहे हैं फ्री वाला, उस देश में रोल मॉडल तो मेरे लिए वही था, वही है और वही रहेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। सरकार का एक आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है, हम राशन देते हैं गरीबी रेखा के नीचे। और जैसे आपने बताया कि 50 लाख के और जिनके 25 बीघे खेत हैं वो राशन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गरीब का हक मार रहा है। निश्चित रूप से देश को कमज़ोर कर रहे हैं हम। मतलब अब आप गांव में राशन की व्यवस्था जो है वो इतना मतलब निकृष्ट भाव है कि मतलब गांव में फ्री का राशन लेने जाते हैं बुलेट से, तो 2.5 लाख की 3 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं राशन लेने, क्या मतलब तमाशा मचाए हैं भाई। और वहीं पे एक आदमी ऐसा है जिसको राशन मिल नहीं रहा है, उसी गांव में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कोटेदार को तेल नहीं लगाता है, वो कोटेदार को प्रणाम नहीं करता है, वो कोटेदार के यहाँ जाके फ्री का उनके यहाँ पोछा नहीं लगाता है। तो ये भी एक समस्या है भाई। गोरखपुर में आप क्यों जा रहे हैं गाँव की तरफ? आप मुख्यमंत्री के शहर में देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप यहाँ से चले जाइए डोबिनगढ़, डोमिनगढ़ में एक बस्ती है जिनके पास आधार, डोमिनगढ़ भी मत जाइए, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन चले जाइए। रेलवे स्टेशन के किनारे जो भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं,
जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास कुछ ऐसा पेपर नहीं है, वो राशन पाते होंगे? नहीं पाते होंगे। उनको कौन राशन दे रहा है? लेकिन इसी शहर में, जो गोरखपुर शहर में 6 कमरे का मकान बना के बढ़िया स्विफ्ट डिजायर से चलते हैं, वो राशन लेने पहुंच जाते हैं। कार बाहर खड़ी है, राशन ले रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से हक मार रहे हैं उन लोगों का जिनको वास्तव में ज़रूरत है। सरकार को इस पर स्ट्रेटजी अपनी बदलनी चाहिए। बदलेगी, अब कब बदलेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक विषय है कि जिनको ज़रूरत है उन तक सिस्टम पहुंच नहीं पा रहा है, या हम लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये हमारी भी नाकामी है।